हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आपके लिए ये लेकर आया हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले आपके लिए मैं लेकर आया हूँ टेंस, जो आप सबको बहुत ही कठिन लगता है। तो मैं आपके लिए इतने सरल शब्दों में इतना अच्छा समझाऊँगा कि आप कहेंगे कि हाँ, आज के बाद से हमें टेंस से डर नहीं लगता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस की क्लास, जिसमें टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सभी के 3-3 और भाग होते हैं, कुल मिलाकर 12 टेंस होंगे। तो जिसमें से मैं पहला टेंस शुरू करने वाला हूँ, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINITE, क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए आप। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। इंडेफिनिट अनिश्चित, अर्थात जो निश्चित ना हो। अनिश्चित मतलब जो निश्चित ना हो, अर्थात जो रेगुलर होता रहे। जो निश्चित ना हो अर्थात रेगुलर होता रहे, तो उसे इंडेफिनिट कहते हैं ना। तो अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। और टेंस का मतलब काल। तो इसका पूरा हिंदी निकला क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या हुआ? अनिश्चित वर्तमान काल। तो वह टेंस जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। निश्चित को इंग्लिश में डेफिनिट कहते हैं और अनिश्चित को इंग्लिश में इनडेफिनिट कहते हैं। तो डेफिनिट अर्थात निश्चित, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो उसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जो अनिश्चित हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप सभी तो जानते होंगे। आई होप कहीं न कहीं आप अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन मेरा भी एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोग को पसंद आए। तो इसकी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्नाइज। चाहे इसकी स्पेलिंग RECOGNIZ लिखिए, चाहे SE लिखिए, बात एक ही है, रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज इसकी पहचान हो गई। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, हूँ, हो आदि शब्द आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, हूँ आदि शब्द आए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसमें नोट पॉइंट में बात नोट करना है, जैसे जो सार्वभौमिक सत्य हो, सत्य हो,
जिसमें किसी काम को जनता के लिए किया गया हो, जिसके अंदर शक्ति हो, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो दोस्तों, जो सार्वभौमिक सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या हुआ? मतलब जो इस संसार में सभी व्यक्तियों द्वारा माना गया हो। जैसे कि अगर सूर्य पूर्व में उगता है तो कहीं अगर जाकर बोलेंगे सूर्य पश्चिम में उगता है तो वो कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो मतलब ये सबके द्वारा मान्यता प्राप्त है कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। और जैसे पानी 100 सेंटीग्रेड ताप पर खौलने लगती है और 0 सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ अर्थात जमने लगती है, तो यह सभी द्वारा मान्यता प्राप्त है ना। तो इसी को कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। तो जिसमें किसी काम को जनता के लिए किया गया हो, जैसे जनता के लिए अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेते हैं तो वो जनता के लिए ही होता है। अब उससे जनता को लाभ है या हानि है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वह जनता के लिए ही होता है। तो इसलिए यह सब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और जैसे अगर कोई आपकी आदत हो, आदत को दिखाने के लिए तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता। आदत जैसे कहते हैं कि अगर आप कहीं गए रिश्तेदारी में, तो वहाँ उन्होंने पूछा कि बेटा चाय, तो आपने कहा नहीं आंटी मैं चाय नहीं, कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो ये आपने अपनी आदत बताई। तो जिसमें आदत आए, आदत की भावना उत्पन्न हो, तो वह भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो अब इसमें पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ होता है। एक वचन में जैसे आपका आता है एक वचन ही, सी, इट, ने। ही, सी, इट, ने। क्या? ही, सी, इट, ने। ही का भी मीनिंग वह, सी का भी मीनिंग वह, इट का भी मीनिंग वह, और नेम का मतलब तो आप जानते हैं, नाम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, सुनीता, पुनीता, गुनीता, चाहे जो हो। और वह, इसमें वह यह लड़का के लिए, इसमें वह लड़की के लिए, और यह वह अन्य जैसे वस्तुएं, जैसे पानी बरसता है या वर्षा होती है, तो यह सब हैं, इसके लिए इट का प्रयोग हो गया। जैसे और है, और इन सभी एक वचन कर्ता के साथ, इन सभी एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इन सभी एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में
यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो अब वर्ब क्या होता है? वर्ब अर्थात आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने ये सब क्या किया, लिखा है, तो लिखने का कार्य ही वर्ब है। और जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा कार्य क्या है? ये भी एक वर्ब है। पढ़ाना की इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीच। और लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। तो और आप सब जब यह वीडियो देखेंगे तो आप जो देख रहे हैं तो उसे भी क्या कहते हैं? एक क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, अर्थात देखना। तो वर्ब का पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना लगा हो उसे ही वर्ब कहते हैं, या ना लगाने से लग जाए, सुटेबल हो, तो उसे ही वर्ब कहते हैं। तो आई होप वर्ब आपको अब पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह सुबह से लेकर शाम तक आप जितना भी कार्य करते हैं उसे सभी को वर्ब कहा जाता है। ईएस का प्रयोग, ईएस के प्रयोग में ही बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हम आपको आज ऐसा समझा देंगे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कहाँ ईएस लगाए, कहाँ ईएस या यस ना लगाएं। तो जैसे जब आपका सब्जेक्ट कोष्टक में कर्ता, अर्थात सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो किसी कार्य को करता हो उसे ही सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम में से कोई एक हो और वर्ब अर्थात क्रिया के अंतिम अक्षर ओ, एस एच, सी एच, एक्स, एस एस तथा जेड आए, तो हम वहाँ पर वर्ब के अंतिम अक्षर में ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस। बस यही आपको याद रहना चाहिए। क्या? जब आपका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता ही, सी, इट और नेम में से कोई एक हो और वर्ब अर्थात क्रिया के अंतिम अक्षर ओ आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, एस एस आए तथा जेड आए, तो वहाँ वर्ब के अंतिम अक्षर में ईएस जोड़ देते हैं। ये तभी होगा जब ये सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम होगा ना। और जब इन 6 में से कोई ना आए और आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम ही हो, तब वहाँ पर यस का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार पुनः, जब आप के वर्ब के अंतिम अक्षर में ओ, एस एच, सी एच, एक्स, एस एस तथा जेड ना आए, तो वहाँ पर ईएस के स्थान पर एस का प्रयोग किया जाता है यदि आपका कर्ता अर्थात सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम में से कोई भी हो। तो आई होप आपको एस और ईएस लगाने का अंतर पता चला होगा। अब आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आज हम केवल इसी का एग्जाम्पल लेंगे, एक वचन वाले के सभी अर्थात सिंगुलर नंबर के। जैसे वह विद्यालय जाती है। वह अपने कपड़े धोता है। तीसरा, वह मछली पकड़ता है। चौथा, सोहन पत्र लिखता है।
5वां अनामिका कहानी पढ़ती है। तो देखिए बच्चों, आपको आज एकदम क्लियर हो जाएगा कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है। यह मेरी गारंटी है। आप बस ध्यान से हमारे वीडियो को वॉच करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपसे इतनी ही इच्छा है। तो देखिए, तो आपका पहला, वह विद्यालय जाती है। तो वह विद्यालय जाती है। तो बताइए, अब जैसे ही अंत में ती आया अर्थात ये हो गया स्पष्ट कि यह लड़की है, और लड़की के लिए मैंने वह की इंग्लिश क्या बताई थी, सी। देखिए लड़की लिखा है ना, तो वह की इंग्लिश सी। तो यहाँ पर वह की इंग्लिश हो गया सी। अब सी, अब यह कौन सा काम कर रही है, जाने का। कौन सा काम कर रही है, जाने का। या डायरेक्ट आप याद रखिए, यहाँ के बाद तुरंत अंत में पहुँचा करिए ना। तो जो अंत में होगा वही वर्ब होगा आपका, अर्थात क्रिया। तो कौन सा कार्य करे, जाने का। और जाने का इंग्लिश में होता है गो। अब देखिए, मैंने आपसे क्या बताया था, अगर अंत में क्या आ जाए, ओ आ जाए, वर्ब के अंत में ओ आ जाए, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, यस का। तो यहाँ क्या लग जाएगा, यस। तो सी गोज। और गो एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने साथ हमेशा टू का प्रयोग करवाता ही है, चाहे जो हो जाए, हमेशा टू का प्रयोग, हाँ 99% टू का प्रयोग होता ही है। तो सी गोज टू। अब कहाँ जाती है, विद्यालय, स्कूल, SCHOOL स्कूल। तो आई होप यह आपको बढ़िया से आया होगा, सी गोज टू स्कूल। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल, वह अपने कपड़े धोता है। वह अपने कपड़े धोता है। तो वह की इंग्लिश, अब धोता अर्थात ता अर्थात लड़का, तो लड़का के लिए ही। अब हमने क्या कहा था, यहाँ से हटकर डायरेक्ट अंत में पहुँचिए, धोना। धोना का होता है वाश, धोना का वाश। अंत में देखिए क्या आया, यस यच। देखिए तुरंत देखिए अंत में क्या आया, यस यच। और बताए थे जहाँ भी वर्ब के अंतिम अक्षर में यस यच आए तो उसके साथ क्या लगता है, यस। तो ही वासेस। अब यहाँ पर वह के साथ अपने की मीनिंग हिज होती है, ये लड़का है, और लड़की होती तो हर हो जाता। तो ही वासेस हिज। अब क्या धो रहा है, अपना कपड़ा, तो क्लोथ, CLOTHE। आई होप ये भी आपको बढ़िया से आ गया होगा, अंतर समझ में आ रहा हो, कहाँ यस लगे कहाँ ई एस। अब जैसे यस लगने वाला भी आएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, वह मछली पकड़ता है। तो वह पकड़ता, जैसे ता आया अर्थात इससे स्पष्ट हुआ कि यह एक लड़का है, तो वह की इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगी ही। अब अंत में पहुँचना है, पकड़ना। पकड़ना का मीनिंग होता है कैच, CATCH। अब हमने आपको क्या कहा था, अगर किसी के वर्ब के अंतिम अक्षर में CH आए, देखिए CH आया ना, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यस का। तो आई होप ये भी आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यस लगेगा। तो ही कैचेज। अब क्या पकड़ता है, वह मछली पकड़ता है, तो ही कैचेज फिश। आई होप यह भी आपको आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4। तो सोहन पत्र लिखता है। तो देखिए सोहन, यहाँ तो नाम स्पष्ट है, यह लड़का है, तो सोहन। अब
अंत में यहाँ पहुँचेंगे। लिखना, लिखना एक वर्ब है, मैंने अभी बताया था। मैं लिख रहा हूँ तो क्या है, एक वर्ब अर्थात क्रिया। तो लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट। तो सोहन राइट, अब क्या लिखता है, पत्र। तो पहले देखिए, अब वर्ब के अंतिम अक्षर में बताइए, इसमें से पांचों में से कोई आया है? ओ, यस एच, सी एच, यक्स, यस यस तथा जेड में से कोई भी यहाँ आया? नहीं आया ना। तो जब नहीं आया तो हमने क्या बताया था, केवल तब एस लगता है। तो यहाँ पर एस अब ना लग करके क्या लगेगा, एस लगेगा। तो हो गया सोहन राइट्स। और दूसरी बात मैंने ये भी कहा था कि अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम में से कोई होगा तभी एस लगेगा, नहीं तो फिर एस भी नहीं लगेगा ना। हमने आपको बताया था, याद करिए ध्यान से। तो सोहन राइट्स और पत्र का हो गया लेटर। तो सोहन राइट्स लेटर। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल्स। तो अनामिका कहानी पढ़ती है। तो अनामिका, ये तो नाम हो गया लड़की का, अनामिका, अनामिका। अब क्या करती, पढ़ती है, तो रीड। अब बताइए, अंत में कोई भी आया है? ओ, यस एच, या सी एच, या यक्स, या यस यस तथा जेड में से कोई आया है? नहीं आया है, तो ई एस नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि सब्जेक्ट अच्छा ही, सी, इट, नेम में से कोई है तो है, अर्थात लड़की नाम है। तो जब नाम है तो मतलब एस का प्रयोग तो होगा ही। तो अनामिका रीड्स, और क्या पढ़ती है, कहानी। कहानी की इंग्लिश स्टोरी। तो अनामिका रीड्स स्टोरी। तो आई होप दोस्तों, आज मैं एक वचन वाला ही आपको समझाया हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर में एस तथा ई एस का प्रयोग बढ़िया से समझने में आया होगा कि कहाँ ई एस लगाया जाता है, कहाँ यस लगाया जाता है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना अधिक हो सके शेयर करें, जिससे और भी बच्चों को इसका डिफरेंस अर्थात अंतर पता चल सके। क्योंकि बहुत से बच्चों को यह नहीं पता लगता कि कहाँ एस लगाया जाता है, कहाँ ई एस लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगता है। सब बच्चे कंफ्यूज रहते, इसलिए अब और से बच्चों को शेयर करिए वीडियो अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब भी। तो थैंक यू। इसी पर आप वीडियो विराम लेते हैं।